अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कटी हुई शाख के बारे में पढ़ाने वाला हूं और इसमें जो अफसाने में जो बताया गया है वो सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो आपको शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है ताकि सारी की सारी बातें आपको समझ में आ सके और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारा का सारा मैं आपका हल करवाऊंगा इसी वीडियो में। तो लास्ट तक आपको बने रहना है। इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी बातें आपको सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में इश्काल होंगी या आपत्ति होंगी वो सारी की सारी इसी वीडियो में दूर हो जाएंगी। ठीक है ना। पहली वीडियो में मैंने बताया था, यानी इससे पिछली वीडियो में सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में और उनकी पैदाइश के बारे में बता दिया था। आज की ये वीडियो कटी हुई शाख के बारे में है कि नहीं। और ये जो सबक है आपका 28वें सफ़े पर है, यानी दरख्शां आप जब खोलेंगे तो 28वें सफ़े पर यह सबक आपका लिखा हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस सबक को शुरू करते हैं। कटी हुई शाख ये किसकी अफसाना है? ये डॉक्टर कमर जहां की है। अब इसमें खुलासा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा मैं बता देता हूं। खुलासा का मतलब यानी इसमें क्या क्या बताया गया है वो हल्का सा बता देता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं। इस सबक में आपको यानी इस अफसाने में कमर जहां ने जो आज के दौर में साइंसी और मादी हाल में या मादी माहौल में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और जो होंगे, इन मसाइल को कमर जहां ने इस अफसाने में पेश किया है। समझ में आ रहा ना। यानी इस मसाइल को कमर जहां ने अपने अफसाने का विषय बनाया है, मौजू बनाया है। इस पस मंज़र में अफसाने की तख्लीक हुई है, यानी इसी वजह से इस अफसाने को लिखा गया है। अफसाने का जो शख्स है, इसमें जो पर्सन है, वो ज़्यादा रुपया कमाने के लिए बाहर कंट्री जाता है। बाहर कंट्री यानी फॉरेन मुल्क जाता है। क्या कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए जाता है। वो पैसा तो खूब कमाता है लेकिन अपने सोसाइटी और तहजीब से कट कर वो परेशान हो जाता है और उसकी भरपूर तर्जमानी इसी उसमें की गई है। ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या लिखा गया है, यानी दूसरी बात इसमें आपको और बता देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। इसी पसे मंजर में अफसाना निगार ने यानी डॉक्टर कमर जहां ने इसमें किरदार पेश किया है। जो बंदा रुपया कमाने के लिए दूसरे मुल्क में जाता है, कमाकर जब वापस आता है तो अपने माशरे में यानी अपनी सोसाइटी में जब वो आता है तो खुद को वो अजनबी महसूस करता है। समझ में आ रहा ना। यानी वो कमा तो लेता है पैसा लेकिन वो अपने आप को आकर यहाँ पर हिंदुस्तान में या जहाँ पर भी आता है वो अपने आप को अजनबी महसूस करता है। इस तरह वो अपने माशरे और तहजीब से कटकर जिस जहनी कर्ब और अजियत और मुसीबत का शिकार होता है, इसी चीज़ के बारे में ये कटी हुई शाख का अफसाना आपको पेश किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हल्का सा ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सबक को शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कटी हुई शाख, पता चल गया ना कि कटी हुई शाख इसको क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया कि जो बंदा सफर करने गया था वो सफर करने के बाद अपने आप को अलग महसूस करता है, समाज से कटा हुआ महसूस करता है, इसलिए इसका नाम इस सबक का कटी हुई शाख पड़ गया। ठीक है। अब यहां पर देखिए कितने साल बाद वो अपने वतन वापस आया था। कौन? वो शख्स, वो बंदा कितने साल रुपया कमाने के बाद अपने वतन आ गया। हर चीज नई नई और कदरे अछूती सी मालूम हो रही थी। अछूती मतलब होता है हर चीज अलग अलग महसूस हो रही है। समझ में आ रहा ना। यानी हर चीज नई नई महसूस हो रही है क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सालों के बाद वो आया है तो हर चीज उसको अजीब अजीब लगेगी, इसलिए उसको अछूती अछूती मालूम हो रही थी। एक मुद्दत तक बाहर रह जाने के बाइस अब वो खुद अपने वतन के लिए अजनबी सा हो गया था। जाहिर सी बात है आप दिल्ली बंबई जाएंगे और कई साल के बाद जब आएंगे तो आपका अपना घर ही थोड़ा नया नया लगेगा। ठीक इसी तरह अपना वतन जब आया तो अपने वतन के लिए अजनबी जैसा हो गया।
मगर इस अजनबीपन में भी अपनेपन का एहसास पिन्हा था। पिन्हा कहते हैं छुपा हुआ था, यानी अपनापन तो था लेकिन वो अपनापन नजर नहीं आ रहा था। वो देर से खुद अपने आप से सवाल कर रहा है। कौन? वही बंदा जो सफर करके वापस आया था, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। अब आगे देखिए, क्या वो सच में अजनबी हो गया है? शक्लो शबाहत, लिबास और कुछ हद तक गुफ्तगू में वो बदल गया है। जाहिर सी बात है, जब इंसान कहीं दूसरी जगह जाता है, दूसरी कंट्री जाता है, तो उसका असर उसके ऊपर हो जाता है कि नहीं? जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ, भोजपुरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरी जबान भोजपुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रहते रहते मैं भोजपुरी हल्का हल्का सीख गया हूँ, तो मेरे ऊपर असर किस चीज का पड़ गया है? भोजपुरी का पड़ गया है। ठीक इसी तरह जहां पर बंदा जाता है वहां का उसको असर पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन उसका बातिन यानी अंदरूनी, अंदरून में एक अजीब तोड़ फोड़ मची हुई है। आखिर वो अपने आप को इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है? कौन महसूस कर रहा है भाई? वही बंदा अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। क्यों? इसलिए कि अजीब कंट्री से आया है। बार बार उसका जहन किसी एक सवाल के गर्द मकड़ी के जाले की तरह घूम रहा है। आखिर वो इतनी अच्छी सरजमीन और ऐसे दिलदार लोगों को छोड़कर क्यों इतने लंबे अरसे तक? क्या अब सच में उसकी हैसियत यहाँ इस टूटी हुई शाख की सी है जो दरख्त से अलहदा हो चुकी है? जाहिर सी बात है, जब मैं किसी कंट्री में जाऊंगा और मुझको वहां पर कोई पहचानने वाला नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है मैं अपने आप को एक टूटे हुए पत्ते की तरह मैं महसूस करूंगा, जिसका कोई हैसियत नहीं होती है। इतना समझ में आ गया ना भाई? चलो आगे चलते हैं। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। बड़ी बेचारगी से उसने अपने सर को झटका दिया। किसने? इसी बंदे ने जो सफर कर रहा था। बड़े से आंगन में आम और शरीफे के पेड़ इसी तरह झूम रहे हैं। उसकी बूढ़ी नहीफ जां बलब माँ सामने के पलंग पर पड़ी खांस रही है। जाहिर सी बात है, जब आदमी सफर करके जाता है और वापस जब आता है अपनी बूढ़ी माँ को देखता है, तो वो बेचारी, जाहिर सी बात है, कभी खांसती हुई मिलेगी या कभी कुछ कहती हुई मिलेगी। इसी तरह इसको भी ऐसे ही महसूस हुआ। महसूस क्या उसको दिखा? उसकी बूढ़ी नहीफ, नहीफ कहते हैं कमजोर, जिसका बदन कमजोर हो, जिसकी सेहत कमजोर हो, उसको नहीफ कहते हैं। जां बलब, जां बलब उसको कहते हैं जान निकलने वाली होती है। जाहिर सी बात है, जब कमजोरी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान को और ज्यादा क्या होता है? मरने के करीब। जां बलब के असल माने होता है मरने के करीब। तो आगे चलते हैं, देखिए, सामने के पलंग पर पड़ी खांस रही है और बड़ी हसरत भरी निगाहों से अपने अजनबी, है कि नहीं, अपने अजनबी होते हुए लखते जिगर के मलूल चेहरे पर, मलूल कहते हैं जो रंजीदा होता है, जिसको अपने दिल में पूरा का पूरा परेशानी रहती है, तकलीफ रहती है, उसको कहते हैं मलूल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मलूल चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उसके दिगर अजीजो अकारिब भी मौजूद है। अजीजो अकारिब उसको कहते हैं जो अपने खून के होते हैं, उसी को कहते हैं अजीज। अकारिब कहते हैं जो अपने पड़ोसी के लोग होते हैं, उसको कहते हैं अकारिब, ठीक है। सब कुछ तो है यहाँ उसका, उसका मुनहदिम होता हुआ घर, उसकी माँ, उसके अजीजो अकारिब, मगर मगर वो खुद यहाँ का नहीं रहा, मगर वो खुद यहाँ का नहीं रहा। वक्त के एक लंबे सफर ने उसे खुद उसके घर में ही बेगाना बना दिया है। उस पर गैरियत की मुहर इस तरह शब्द हो चुकी है कि उसे अपनों के बर्ताव में भी तसन्नो की झलक नजर आ रही है। यानी जब वहां से वो आ रहा है या आया है, तो वो अपने आप को इतना अजीब महसूस कर रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग वाकई में मेरी तारीफ करने चाह रहे हैं या अपने आप ही महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वो इस मसनूई जिंदगी, ये मसनूई जिंदगी से उकता रहा है। मसनूई जिंदगी उसको कहते हैं जो बनावटी जिंदगी होती है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तो बना दी है, लेकिन अपने आप में जो महसूस करते हैं बनावटी जिंदगी, उसी को कहते हैं मसनूई जिंदगी, ठीक है। उसे तलाश है अपने आप की, उस अपनेपन की जिसे बरसों पहले वो खुद इसी दहलीज पर छोड़ गया था। यानी वो सोच रहा है कि मुझे इज्जत वही वाली मिले जो इससे पहले मैं रह रहा था, वो उसी तरह मुझे इज्जत मिले। लेकिन जाहिर सी बात है, हर आदमी उसको जान पहचान नहीं रहा है, इतने दिनों के बाद आ रहा है, तो हर आदमी जो भी उसकी खैरियत पूछेगा थोड़ा शर्म की वजह से पूछेगा, है कि नहीं। इसलिए वो अपने आप को
खुद अपन अकेला महसूस कर रहा है। अपनापन जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किस कदर जरूरी है, इस बात को उसने पहले तो कभी महसूस नहीं किया था। पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन एक लंबे अरसे तक मशीनी जिंदगी गुजारने के बाद किसी चीज की कमी का एहसास इस तरह सुहाने रूह बना कि वो हर आसाइश को लम्हों में भूल गया। जब इंसान बाहर की कंट्री में जाता है तो उसको इतनी आसानियां महसूस होती है, कपड़े धोने की मशीन अलग होती है, फ्रिज का पानी मिलता है, लेकिन अपने घर के अंदर जाहिर सी बात है उसको वो सुकून नहीं मिलता है। वो एसी, वो ये सारी की सारी आसाइश की चीजें उसको नहीं मिलती है, इसलिए वो सारी चीज को भूल गया, है ना। उसे वो दिन भी याद था जब वो अपनी जानी पहचानी दुनिया को खैरबाद कहकर एक अनदेखी दुनिया की तरफ परवाज कर रहा था। परवाज का मतलब होता है उड़ रहा था, ठीक है। उस वक्त उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, क्या यार, अब तक तुम तालाब के मेंढक बने रहे, बाहर निकलकर देखो दुनिया कितनी हसीन है। क्या तुमने आला तालीम और ऊंची डिग्रियां इसलिए हासिल की है कि सुबह से शाम तक चप्पल तोड़ते रहो। यानी अपने आप को आदमी महसूस कर रहा है। जब आदमी घर पर रहने लगता है तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे भाई बाहर का मुल्क भी देखो, बाहर का दुनिया भी देखो, थोड़ा सा वहां पर काम पर जाओ, है कि नहीं। ठीक इसी तरह इस आदमी के साथ भी वही चीज पेश आई, है ना। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं ताकि इसको मैं मिटा दूं, आपको अजूबा ना लगे। उसने विदेशी दोस्त के उस मशवरे का पुरजोश इस्तकबाल किया और उस दिन वो बेहद खुश था जब उसका वीजा बाहर जाने के लिए आ गया था। जब इंसान बाहर जाने के लिए सोचता है और उसका वीजा आता है तो जाहिर सी बात है उसको बहुत खुशी महसूस होती है, और जब खुशी महसूस होती है तो वो सारी की सारी गम, सारे तकलीफ वो भूल जाता है। इतना आपको समझ में आ गया ना भाई? समझ में आ गया तो लाइक करिए भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा बस, है ना। जितने भी बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें बिल्कुल आसानी के साथ अपना तैयारी कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, वो इस मंजर को भी नहीं भूला है जब वो एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार कर रहा था, ठीक है। उस वक्त उसके सामने एक हसीन दुनिया आबाद थी। यानी जब इंसान एयरपोर्ट पर जाता है या वीजा लेकर के बाहर जाता है, अंदर जाता है, तो उसको बहुत अलग वर्ल्ड नजर आ रही थी और वो सब चीज अच्छी नजर आ रही थी, ठीक है। कब? जब आदमी यहां से जाता है, कहां पर? बाहर की कंट्री में जाता है। अजीब दुनिया, हसीन दुनिया आबाद थी और वो नरम हवाओं के दोष पर झूला झूल रहा था। जाहिर सी बात है जब हवाई जहाज बिल्कुल उड़ान भरता है तो अजीब दुनिया महसूस होने लगती है। बादलों का सामना करता हुआ आदमी जाता है, सफर करता है, तो उसको अच्छी लगती है, ठीक है ना। आगे चलें। हाँ, अचानक जिंदगी कितनी सबक रफ्तार, कोमल और पुरकशिश बन गई थी। जिंदगी का सारा बोझलपन न जाने कहां खो गया था। जहाज के उड़ान भरने जहाज के उड़ान भरते ही वो सातों आसमानों के सैर करने लगा था। कैसे कैसे, है कि नहीं, रंगीन ख्यालात उसके जहन में फिल्म स्क्रीन की तरह मिनटों में सीन बदल रहे थे। अपनी नहीफ व नातवा माँ, बीमार वालिद को भी छोड़ने का उसे जरा गम नहीं था। बचपन के दोस्त, सब शनासा चेहरे अचानक अजनबी बन गए। उसे महसूस हुआ जैसे वो कैद खाने से निकलकर खुली फिजा में कलीलें भरने लगा है। समझ में आ रहा ना? अब आगे चलते हैं ताकि आपको समझ में आते रहे। खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस जब उसके सामने खाने की प्लेट सजाए आई तो उसे लगा जैसे वो जन्नत की हूरें हैं। जाहिर सी बात है जब आप सफर करते हैं और हवाई जहाज में आप सफर करते हैं तो उसमें खाना बनाने वाली भी अलग अलग लड़कियां रहती है। तो उस चीज को वो देख करके वो कह रहा है भाई कितनी गजब की दुनिया है ना। उस चीज को देख करके फिर अपने जब घर आता है वो बूढ़ी माँ को देखता है तो उसको अजीब सा लगता है कि भाई कितनी मस्त जिंदगी चल रही थी, अब मैं यहाँ पर अपने घर पर आया तो बूढ़ी खांस रही है, उधर उसको परेशानी हो रही है। सारी की सारी वो सीन को याद करके अपने आप में वो सोच रहा है, ठीक है। जो मन्ना और सलवा के साथ उसकी मेजबानी कर रही है, उसने उनके दस्ते नाजनीन से प्लेट लेते हुए कनखियों से उन्हें देखा।
एयर होस्टेस ने दिल नवाज मुस्कुराहट के साथ दरियाफ्त किया, क्या और कुछ भी चाहिए कुछ आपको? और भी, समझ में आ रहा ना, और भी चाहिए कुछ आपको? जाहिर सी बात है, कोई आदमी जब होटल में हम जाते हैं या हवाई जहाज में कोई पूछती है कि भाई कुछ चाहिए आपको खाने के लिए, कितनी खुशी महसूस होती है। अब आगे चलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको इंफॉर्मेटिव होगी, आपको सारी की सारी बातें इसी में हो जाएंगी, कहीं पर आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। उसने हकलाते हुए जवाब दिया। किसने? उसी ने हकलाते हुए जवाब इसलिए दिया कि सामने जाहिर सी बात है, जब कोई अच्छी और हसीन और स्मार्ट ब्यूटीफुल कोई पढ़ाएगी या पढ़ाने के साथ साथ वो खाना भी हमें ऑफर कर रही है, तो उसने हकलाते हुए कहा कि भाई हमें महसूस नहीं है, हमें खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और फिर खुद ही अपनी उस बौखलाहट पर बुरी तरह क्या हो गया, झींप गया। उसके दिल में लम्हा भर इस दिल नवाज मुस्कुराहट पर गुदगुदी होती रही, लेकिन फिर उस मुस्कुराहट की असलियत उस पर वाज़ेह हो गई थी जब वही एयर होस्टेस उसके पहलू में बैठे हुए बूढ़े पैसेंजर से भी इसी दिल नवाज मुस्कुराहट के साथ मुखातब थी। यानी ये बंदा सोच रहा था मेरे लिए है, लेकिन वो लोग जो सफ़र करते हैं, जिसको खाना देते हैं, वो सब बूढ़ा बूढ़ी बुढ़ा बूढ़ी सबको वो खाना देते हैं और सबके साथ वो हंसी के साथ ही बात करते हैं। ओहो, तो ये अदाएं जलवाए आम है। यानी वो सोच रहा था कि भाई ये अदा जो है वो सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन जब देखा कि वो बूढ़े को भी खाना इसी तरह खिला रही है, तब उसको महसूस हुआ कि ना ना, ये जितनी भी खिदमत कर रही है ये सबके लिए खिदमत कर रही है, सिर्फ मेरे लिए खिदमत नहीं कर रही है। जिनको मैंने अपने लिए मखसूस समझ लिया था, अपनी शख्सियत का सैर उसे टूटता हुआ महसूस हुआ। उम्र का यह हिस्सा भी कैसा पुरफरेब होता है, मिनटों में आसमान पर और मिनटों में जमीन पर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। झूठ क्या है, और वो हर शय को बस इसी ऐनक से देख रहा था। विदेश पहुंचकर कुछ दिनों तक विदेश पहुंचकर कुछ दिनों तक वो एक जादुई दुनिया में खोया रहा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। गिरदो पेश को रंगीन ऐनक से देखने की तकरीबन उसे आदत सी हो गई थी, लेकिन कुछ अरसा गुजर जाने के बाद उसकी ऐनक का शीशा मैला होने लगा। यानी जितना वो मस्ती कर रहा था, जब वो घर वापस आने का टाइम हुआ, वो सारी की सारी मस्ती उसकी धरी की धरी रह गई। उसका मामूल बन गया था कि घर से बाहर कदम निकालते वक्त पहले वो अपनी ऐनक के शीशे को खूब साफ करता, ताकि वो पहली सी चमक वापस आ जाए। मगर ये देखकर उसे बड़ा दुख होता कि शीशा साफ होने की बजाय मैला ही होता जा रहा था, मैला ही होता जा रहा था। और इसी के साथ साथ उन्हीं लम्हों में उसे ऐसा लगता जैसे कोई चीज, समझ में आ रहा ना, कोई चीज छिना के साथ उसके अंदर टूट गई। समझ में आ रहा ना? हाँ, यहां पर देखते रहिए और चलते रहिए। कोई चीज, हाँ, छिना के साथ साथ उसके अंदर टूट गई हो और उसकी सारी करचियां अंदर ही अंदर चुभती चली जा रही है। एक अजीब सी बेचैनी का मस्कन बन गया था और उसका दिलो दिमाग कभी कभी वो अपने वजूद को पिंडोलम की तरह झूलता हुआ महसूस करता, लामहदूद फिजाओं में मुअल्लक, ज़मीन से मुनक़ता और आसमान से दूर। जिसका भी अगर आपको मालूम ना हो कि इसका माना क्या है, तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, सारी बात सारा सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है। या इलाही ये कैसा जहां है, जहां मतलब ये दुनिया, या इलाही ये कैसी दुनिया है, बाहर की दुनिया कैसी खूबसूरत है, लेकिन अंदर की आत्मा को चैन नहीं। यहाँ तो हर शख्स बस अपने आज में जी रहा है, वो अक्सर गौर व फिक्र में डूबता रहा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, क्या कल के एतबार के बगैर आज का हुस्न बरकरार रखा जा सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। उसके अंदर से कोई चीख उभरती वक्त माजी, हाल और मुस्तकबिल से इबारत है। तुम उसे सिर्फ हाल से ताबीर नहीं कर सकते। उसे हैरत होती उन हम वतनों पर जो सिर्फ हाल के सहारे जिंदा थे। वो अक्सर उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने करीबी दोस्त असद से दरियाफ्त किया, जो खुद उनकी कंपनी में मुलाजिम था। यार असद, यहाँ के लोग
क्या अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है? उनका हाल तो यकीनन खूबसूरत है, मगर मुस्तकबिल का कोई भरोसा नहीं। इस बेएतबारी के साथ कोई हसास शख्स खुश रह सकता है? यानी वो अपने असद भाई से पूछ रहा है, असद दोस्त से पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, असद ने गौर करते हुए कहा, यार तुम ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो। क्या हो भाई? तुम ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो। यहाँ के लोग शायद इतने हसास नहीं होते। क्या मशीनी ऐद में रहते हैं? ये भी रोबोट हो गए हैं। उसने मुस्कुराते हुए तंज किया। मुमकिन है? असद ने मुख्तसर जवाब दिया, नहीं यार, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज के अहद का इंसान कुछ ज्यादा ही हसास हो गया है। माहौल की सर्द मोहरी ने उसके अंदर की आग को कुछ ज्यादा ही भड़का दिया है। ये सब तुम्हारा क्या है? ये सब तुम्हारा वाहिमा है। अपना मसला तो सिर्फ पेट की आग है। पीठ नहीं भाई, इसको पीठ नहीं पढ़ना आपको। अपना मसला तो सिर्फ पेट की आग है। असद की मुस्कुराहट में दर्द भी था और तंज भी, जिसे बड़े सलीके से वो छुपा रहा था। उसे अक्सर अपने जैसे दूसरे साथियों की जिंदगी पर मलाल होता, वो जो सारा दिन कड़ी मेहनत करते और जब गई रात बस बिस्तर पर लौटते तो बीवी बच्चे सबको सोया हुआ पाते। फिर अली शेख और अल सुबह सारी कायनात को सोया हुआ वही छोड़कर अपने अपने कामों में चले जाते। उनमें अक्सर तो हफ्तों अपने बच्चों से जी भर बात भी नहीं कर पाते। बीवी की मुस्कान, यहाँ पर सब आपको ध्यान रखना है, बीवी की मुस्कान क्या मानवियत रखती है, इस बात का एहसास भी खोते जा रहे थे। गोया उनकी जिंदगी कोई सयाल मादा हो जो मशीन में क्या हो रही है? मशीन में, यहाँ देखिए, ढल ढल गई और तेज चलती हुई मशीन की घर घर के साथ अंदर का हर लतीफ एहसास, देख रहे हैं ना यहाँ पर, हर लतीफ एहसास भी जायल हो चुका हो। वो जेरे लब, आपको यहाँ पर याद रखना है, वो जेरे लब कराता हुआ जा रहा था। यानी ये सारा का सारा उसी सीन का हिस्सा है जब वो सफर कर रहा था। उसमें जितनी उसको परेशानियां ना हो करके उसको और आसानी हो रही थी, ये सारी चीज वो याद कर भी रहा है और अपने आप को कोस भी रहा है। क्योंकि जब घर पर आ रहा है तो घर की जितनी भी सारी परेशानियां देख करके उसको लगता है कि अरे भाई, इससे पहले तो मुझे वहीं पर अच्छा रहता, यानी जहां पर मैं रह रहा था वहीं पर ठीक था, मैं यहां पर आकर के तो मैंने गलती कर दी है ना। अब आगे यहां पर चलते हैं। देखिए, क्या जिंदगी सिर्फ पैसे से मुतमईन हो जाती है? बाहर आकर वो भी यकीनन अच्छी ग़िज़ा खा रहा था, अच्छी खासी रकम जमा कर रहा था। फ्रिज, टीवी, एसी, बेहतरीन एयर कंडीशनर, कार, व्हील और फ्रेंडशिप मकान, और यहाँ देखिए फर्निश्ड मकान, फ्रेंडशिप मत पढ़िएगा भाई, फर्निश्ड मकान, सब कुछ कम ही मुद्दत में उसने हासिल कर लिया था। लेकिन अक्सर रातें उसकी फॉर्म की आरामदेह मुसाहरी पर करवटें बदलते ही गुजर जाती। जब भी कभी घर से उसकी माँ या किसी अपने पराये का खत आता तो वो हफ्तों तक मुजमहिल सा रहता। मुजमहिल समझते ना, यानी बिल्कुल कमजोर जैसा रहता और उसके चेहरे की जो बनावट है बिल्कुल सूखी सूखी जैसी रहती। बूढ़े बाप के इंतकाल की खबर मिली तो वो जी भर के रो भी ना सका। माँ की अलालत की इत्तला मिली मगर वो सिर्फ तड़प कर रह गया था, है कि नहीं। लेकिन ये कैसा वक्त आ गया है कि एक तवील अरसा गुजर चुकने के बाद अचानक वहां की सुनहरी सरजमीन पर भी वहशत के बादल मंडलाने लगे हैं। हर शख्स अपनी अपनी जगह सहम रहा है। उनमें से बेशतर बगैर कुछ सोचे समझे बिना ज़्यादा राह के ही रखते सफ़र बांधने पर मजबूर हो गए हैं। वो भी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ वापस आ चुका है और अपने घर की दहलीज पर देर से खड़ा बीते लम्हों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे लग रहा है जैसे ये घर उसका अपना घर नहीं रहा। दरो दीवार की साख तो वही है
आम के पेड़ और शरीफे के पेड़ भी वही है, मगर उसके कदमों के नीचे की जमीन बहता पानी बन गई है। सख्त धूप से घबराकर उसने निगाहें ऊपर की तो छत का साया भी सर से गायब था। यानी समझ में आ रहा ना, इतनी मस्त जिंदगी इसकी चल रही थी, लेकिन जब घर पर आया, कोई कहीं छत टपक रहा है, कहीं दूसरी परेशानियां है, ये सारी चीज परेशानी को देख करके वो सोच रहा है कि कहाँ मैं चला गया, कहाँ मैं आ गया हूँ, कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, यानी ये सब सोच रहा है। तो इसी में यानी कि इससे आपको अंदाजा लग गया है, इस कटी हुई शाख के अफसाने से आपको अंदाजा लग गया है कि एक बंदा सफर करने गया और सफर करने के बाद रुपया पैसा कमाने के बाद जब घर पर आया तो उसको कैसा कैसा महसूस हुआ। ये सारी चीज आपने पढ़ लिया, इस सबक में आपने ये सारी चीज पढ़ा है। अब मैं इसी सबक को, इसमें जो अल्फाज माने हैं वो सारे के सारे मैं हल करवाता हूं, ठीक है। आपको गौर करते रहना है बस। अब यहां पर देखिए अल्फाज माना है कि नहीं, क्या है अल्फाज माना, वर्ड मीनिंग जिसको कहते हैं, शब्द अर्थ जिसको कहते हैं, वही है। अब इसको भी आपको याद रख लेना है या कॉपी पर लिख लेना है, कॉपी है तो उस पर लिख लेना है ताकि आपको आसानी हो याद करने में, इम्तिहान में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला शब्द है कदरे। कदरे माने होता है थोड़ा, क्या होता है भाई, थोड़ा, ठीक है। आगे चले, बाइस माने होता है वजह, ठीक है। अजनबी माने होता है बेगाना, अजनबी बेगाना यानी कि जिसको कोई पहचानता नहीं है उसी को कहते हैं अजनबी, ठीक है। इतना हो गया। पिनहा माने होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ, जो चीज छुपा हुआ रहता है उसको कहते हैं छुपा हुआ, पिनहा, ठीक है। आगे चले भाई, बेबस माने होता है मजबूर, हेल्पलेस जिसको कहते हैं। सुबुक रफ्तार, सुस्त रफ्तार, सुबुक रफ्तार माने होता है सुस्त रफ्तार, जब आदमी तेज चलता है और कभी जब तेज नहीं चलता है उसी को कहते हैं सुबुक रफ्तार, ठीक है। नहीफ माने मैंने आपको बताया भी था कमजोर। जां बलब माने होता है मरने के करीब। सनासा माने होता है जान पहचान। तसन्नु माने होता है बनावट यानी दिखावा। बातिन के माने होता है अंदरूनी। सयाल मादा माने होता है बहती हुई चीज। सर्द मोहरी, सर्द मोहरी कहते हैं गफलत, ठीक है। दिलदार, दिल रखने वाला को क्या कहते हैं भाई, दिलदार। अब आगे दो हर्फ और है जो इसमें छूट गया है, मैं बता देता हूं। मुनहदिम, क्या भाई, मुनहदिम, इसके माने होता है ढाना, क्या होता है भाई, ढाना। परवाज माने होता है उड़ान, इतना समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, देखिए परवाज माने क्या होता है, उड़ान। अब आगे चलिए देखिए, अब थोड़ा सा एक एक नंबर का जो सवाल होता है, कहीं 5 नंबर का मिलेगा, कहीं आपको 1 नंबर का होगा, कहीं 2 नंबर मिलेंगे। अब इसको आपको याद रखना है। कमर जहां की पैदाइश कब हुई है, क्या क्या पूछा जा रहा है यहां पर, कमर जहां की पैदाइश के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर जवाब देना है 1910 में उनकी पैदाइश हुई है, 1910 में उनकी पैदाइश हुई है। अगला सवाल पूछा जाएगा, कमर जहां के वालिद का नाम बताइए, यानी पिता का नाम आपको बताना है। तो उनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद रशीद, क्या नाम है भाई, मोहम्मद रशीद, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला में से है, ठीक है ना, पटना। इसको आपको जवाब क्या देना है भाई, पटना। इतना समझ में आ गया ना। यानी इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तब जाकर के आपको सवाल का जवाब देना आसान होगा और आसानी के साथ आप इम्तिहान में पास हो सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी चीज आपको समझ में अगर नहीं आए तो मेरे से आप पूछ भी सकते हैं। तो आगे चले भाई, तो इसका सवाल का जवाब आप फिर से आप पढ़ लीजिए। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले में से है या किस जिले से है, तो इसका आपको जवाब देना है सूबा बिहार के जिला समस्तीपुर से कमर जहां का पैदाइश ताल्लुक है, ठीक है। सूबा बिहार के समस्तीपुर से, इसमें पटना नहीं लिखना है आपको। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, आपके निसाब में जो शामिल है उसकी आपको व्याख्या करना है, ठीक है। तो आपको इसका सवाल का जवाब देना है कटी हुई शाख, जो अभी हमने पढ़ी है या पढ़ा हूं मैं, ठीक है, मेरे निसाब में शामिल है। मेरे निसाब यानी हम लोग के निसाब में शामिल है। और उसका पैदा करने वाला यानी उस शाख को बनाने वाला, उस कटी हुई शाख को लिखने वाला कौन है, कमर जहां। आगे चलते हैं, इसका सवाल का भी जवाब हो गया ना। अब यहां पर देखिए, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं,
कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद है। किसके हैं? उर्दू के उस्ताद हैं। इतना समझ में आ गया ना भाई? आगे चलें। अब थोड़ा सा और मुख्तसर सवाल है, इसको भी आप हल करें। कमर जहां के हालाते जिंदगी पर 5 जुमले लिखिए। तो आपको सबसे पहले लिखना है उनकी पैदाइश। कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52 में हुई है। उनके पिता का नाम यानी वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। समझ में आ रहा ना? सैयद अताउल हक, रशीद नहीं भाई, सैयद अताउल हक। कभी कभी गड़बड़ा जाता है, जबान है भाई, फिसल सकती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका सवाल का जवाब, इसमें जो है 5 सेंटेंस आपको बनाना है। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। तो कमर जहां की पैदाइश 1951 में या 52 में समस्तीपुर के एक गांव बुजुर्ग द्वार में पैदा हुई, ठीक है। रिवायती तालीम के बाद पटना आ गई, ठीक है। कमर जहां जो है वो औरत थी, आप मर्द मत सोचना है, कमर जहां, ठीक है। और पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया। 1966 से अदबी सफर का आगाज हुआ, ठीक है। सुंदरवती कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू की लेक्चरर हुई और तरक्की करते करते शोबाए उर्दू भागलपुर की सदर शोबाए उर्दू हो गई। ये 5 सेंटेंस आपको इसमें लिखना है। जो मैंने अभी बोला है उसको अच्छी तरह लिख लेना है। कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है 3 अफसानवी मजमुए। कितने हैं? 3 अफसानवी मजमुए हैं। नंबर 1 चारागर, क्या भाई? चारागर, एक हो गया। नंबर 2 पर आपको लिखना है अजनबी चेहरे। अजनबी चेहरे आपको याद रखना है। एक हो गया ना, 2 हो गया। अब तीसरा है यादनगर। तीसरा कौन सा भाई? यादनगर, ये अभी लिखी जा रही है, ठीक है। अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मेयारे कलाम, अब्दुल्ला हाफिज मशकी और हर्फ आगाही, तनकीदी व तहकीक है। यानी जितना मैंने ये 3 बताया है, अगर 3 भी आप लिख लेते हैं तो आप इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया अख्तर शीरानी की जिनसी रूमानी, ये नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका चल सकता है, काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसरन बयान कीजिए। तालीम के बारे में यहां पर बताना है। अब यहां पर थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं ताकि आपको गंजान ना लगे। इसको आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट सवाल मैं आपको समझा देता हूं, अच्छी तरह समझा देता हूं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, पहले सब्र करिए बस भाई, सब्र का फल थोड़ा सा मीठा होगा, कड़वा नहीं हो सकता भाई। तो चले यहां पर इसका सवाल का जवाब देख लीजिए, अच्छी तरह सुन लीजिए और अच्छी तरह लिख लेना है। कमर जहां की तालीम, ठीक है, बुजुर्ग द्वार समस्तीपुर में ही हुई है। तालीम तो उनकी समस्तीपुर में है। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी के महिला कॉलेज से उन्होंने इंटर किया और किस में किया? उर्दू ऑनर्स में किया। फिर पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। इतना भी अगर आपने लिख दिया तब भी आपका सवाल का जवाब पूरा हो जाएगा। वरना आप उसमें लिख सकते हैं कि तरक्की करते करते भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबाए उर्दू हो गई, इतना भी लिख सकते हैं। तदरीसी जिम्मेदारियों के साथ अदबी काम में भी लगे रहे, ये भी लिख सकते हैं। यानी जितना आप हजम कर जाएं उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। अब ज्यादा लिखने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो आगे चले ना भाई, इतना मुझे लगता है समझ में आ गया आपको। उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। उर्दू के 5 अफसाना निगारों के नाम। अब आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि 5 अफसाना के निगार क्या है। तो उर्दू के 5 खवातीन अफसाना निगारों में कुर्रतुल आइन, कौन? कुर्रतुल आइन हैदर, ये अफसाना निगारों के नाम है, ठीक है। अफसाना निगार उसको कहते हैं जिन्होंने अफसाना लिखा है, उनका नाम। 5 नाम लिखना है तो आप पहला लिख लीजिए, या मैं अभी थोड़ा सा लिख देता हूं, आप उसमें लिख लीजिएगा। सबसे पहला क्या है भाई? कुर्रतुल आइन। कुर्रतुल आइन एक हो गया, हैदर ये एक हुआ, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं, असमत चुगताई। असमत इससे लिखा जाएगा चुगताई, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा जीलानी बानो, तीसरा क्या हो जाएगा? जीलानी बानो। अब चौथा हो जाएगा आपका शकीला अख्तर,
ठीक है। शकीला अख्तर आप इस तरह लिख सकते हैं, शकीला अख्तर, इतना हो गया। और पांचवा छठा भी कर सकते हैं, जकिया मशहदी। तो इतना मुझे लगता है आपको 5 के 5 आपको लिख लेना है ताकि समझ में आसानी हो आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चले भाई, चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना इतना। अब तवील सवालात उसको कहते हैं जो 10 नंबर का होता है, हो सकता है 5 नंबर का हो या 10 नंबर का होता है, उसी को कहते हैं तवील सवालात। अब इसमें थोड़ा सा गौर करते हैं। कमर जहां के अफसानों के मौजूआत पर रोशनी डालिए। अब इसमें क्या लिखना है आपको, थोड़ा सा लंबा लिखना है, या 4-5 सेंटेंस लिखने के बावजूद आप कुछ भी उसमें भर दीजिएगा तो आपको नंबर भी पूरा का पूरा मिल जाएगा। फनकार अपने अहद का आयनादार होता है, उसकी तख्लीकात इस अहद की अक्कास। फनकार जिस माहौल में सांस लेता है, जीता है, उठता बैठता है, उसी गर्दो पेश के हालात को अपनी कहानियों का मौजू बनाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। यानी इसमें बताया जा रहा है कि कमर जहां के अफसानों के मौजूआत जो है उसमें क्या क्या लिखता है वो, तो उसमें आपको बताना है कमर जहां ने अपनी कहानियों का मौजू भी असर हाजिर के मसाइल को बनाया है। असर हाजिर उसको कहते हैं जो जमाना चल रहा है उसमें जो परेशानियां आ रही हैं और उस परेशानियों का जो हल है उसको कहते हैं असर हाजिर। तो असर हाजिर के बारे में इनके अफसाने में बयान किया गया है या बताया गया है। एक तो ये लिखना है, ठीक है। आज के साइंसी दौर में इंसान जिस परेशानियों से परेशान है उसे कमर जहां ने इस कहानी में बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। दूसरा बात ये हो गया। अब तीसरी बात आपको लिखना है, आज के हालात में मादा परस्ती के बढ़ते हुए रुझानात और अखलाकी जवाल कमर जहां की कहानियों के मौजूआत है। इस मौजू को उन्होंने अपने अफसाने में बड़े सादा अंदाज में पेश किया है। ये सवाल हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है। अब इसके बारे में आपसे सवाल भी किया जा सकता है कि कहानी जो है कटी हुई शाख इसको क्यों कहा जा रहा है, तो उसका जवाब आपको देना है, क्योंकि पिछले साल या उससे पिछले साल इस सवाल का जवाब या इस सवाल को पूछा गया था, इसलिए आपको अच्छी तरह याद रखना है। कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, इसका जवाब आपको देना है कमर जहां का एक कामयाब अफसाना है जिस पसे मंजर में कहानी की पैदाइश हुई है। इस मुनासबत से अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख रखा गया है, ठीक है। इस अफसाने का किरदार मरकजी रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाता है, वहां वो रुपया तो कमा लेता है लेकिन खुद को माशरे से कटा हुआ महसूस करता है, ठीक है। जब वो अपने वतन वापस आता है तो वो अपने आप को अजनबी महसूस करने लगता है। इसीलिए इस कहानी का नाम कटी हुई शाख पड़ गया, क्योंकि वो समाज से कटा हुआ उसको लगता है, इसलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ गया भाई, कटी हुई शाख। कटी हुई शाख उसको कहते हैं जो दरख्त से जो पत्ता कट जाता है या टहनी कट जाती है वो बिल्कुल अलग थलग हो जाती है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया है। वो बंदा जाता है कमाने के लिए, फिर अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, इसलिए इस कहानी का नाम कटी हुई शाख पड़ गया। अब आगे चलते हैं। ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, मुहाजिर अदब की इस्तिलाह से आप क्या समझते हैं। ये आम तौर पर बहुत ज्यादा ये सवाल आता है, क्या ये अफसाना इस जुमरे में है। मुदल्लल जवाब दीजिए। मुदल्लल का मतलब होता है सबूत के साथ आप जवाब दीजिए, मुहाजिर अदब इसकी इस्तिलाह है या नहीं। तो आपको उसमें जवाब देना है कि दौरे जदीद के अदब की अदबी इस्तिलाह है। इसको तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी चीज पढ़िए, अपनी जबान के अलावा दीगर अदबियात के इस्तिलाहात अपनी जबान में शामिल कर लेना। शामिल करने का दो तरीका है, एक किसी दूसरी जबान के लफ्ज को हू बहू अपनी जबान में इस्तेमाल करना, दूसरा ये कि किसी जबान के लफ्ज को जुजवी तौर पर बदल कर इस्तेमाल करना। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अफसाना जो कटी हुई शाख है हम कुल्ली या मुकम्मल तौर पर मुहाजिर अदब के जुमरे में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, इसलिए कि इस अफसाने का मरकजी किरदार रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाता है और वो रुपया कमाने की खातिर अपनी तहजीब, अपने माशरा और अपने समाज और अपनी बात को भुला बैठता है। जब वो वापस वतन आता है तो इस
कर्ब और इस परेशानी में मुब्तला रहता है और अपने आप को अजनबी महसूस करता है, इसलिए वो मुहाजिर अदब कहलाया जा सकता है। समझ में आ गया ना इतना? या थोड़ी सी बात ये समझ लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह जो सफर करता है उसी को कहते हैं मुहाजिर या मुहाजिर अदब। ठीक है, अब अगला सवाल जो लास्ट का सवाल है वो ये है, कहानी के मरकजी किरदार की जहनी व जज्बाती कैफियत को इख्तिसार में लिखिए। यानी इसमें जो बताया गया है उसको अपने अच्छी तरह से लिखना है। क्या लिखना है? उसमें यह लिखना है आपको, आज के हिंदुस्तान की बिगड़ी हुई माशी और इक्तिसादी हालात का शिकार एक नौजवान है, जाहिर सी बात है, और तालीम हासिल करने के बाद रुपया कमाने की खातिर वो खलीजी ममालिक का सफ़र करता है। हवाई अड्डे पर ही उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि हिंदुस्तानी समाज की ज़िंदगी कितनी परेशान वाली है। उसकी मिसाल उस कुएं के मेंढक जैसी है जैसे वो अपनी दुनिया समझता है। हवाई जहाज़ में सफ़र करते हुए जदीद तहजीब का मुलम्मा साजी का भी इल्म हो जाता है। वो खलीजी मुल्क पहुंचकर मेहनत और लगन से रुपया तो कमा लेता है, लेकिन एक जहनी इंतशार में मुब्तला हो जाता है। ठीक है, वो महसूस करता है कि वो अपने माशरा और तहजीब को भूल चुका है। इस परेशानी में मुब्तला जब वो अपने मुल्क वापस आता है तो अपने आप को अजनबी महसूस करता है। यानी इस सवाल को मैं कई बार बता चुका हूँ अलग अलग नज़रिए से, इसलिए आपको इस तरह से पूरी बात समझ लेना है। इसमें कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप आसानी के साथ पूछ सकते हैं। कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में भी आप आसानी के साथ पूछ सकते हैं। अगर अब भी इसमें कोई सवाल आपका छूट गया है तो कमेंट में उस सवाल का जवाब आपको मैं दे सकता हूं, लेकिन आपको सवाल करना होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरे भाइयों को भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने जितने भी साथी हैं जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।